नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2022 52 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें दो इक्वेशन दी हुई है, ये वाली और ये वाली, और वेरिएबल है हमारे पास 3। तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मान लेता हूँ मैं जेड को 0 रख देता हूँ, तो इधर से भी कट जाएगा और इधर से भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो मेरे को वैल्यू किस चीज की निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो इधर से मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 बच गया, और इधर से एक्स वाई इज इक्वल टू 8 बच गया, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई और इनटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। एक्स प्लस वाई कितना है मेरे पास 7 और इनटू में 49 और माइनस 3xy कितना होगा 24। इसमें 49 माइनस 24 कितना होता है 25, और 7 मल्टीप्लाई में था तो कितना आ जाएगा मेरा 175। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया होगी ₹18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो कितना था 18,000 रुपये, और फिर उस पर कुछ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लग के वो राशि कितनी होगी 21,780। मतलब इधर से मेरे को कितने रुपए इंटरेस्ट मिला, उस पर 3,780 रुपये इंटरेस्ट मिल गया मेरे को। तभी बोल रहे कि 5% जो रेट थी वो हमने बढ़ा दी। अगर मैं सिंपली इसका ही 5% निकालूं तो ये कितना होगा 900, और 2 साल में मेरे को कितना मिलेगा तो 900 और मिलेगा, और इस पर भी एक बार फिर लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो गया 1845, यही हो जाएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा आएगा कुछ ना कुछ। तो एक बार मैं इसको इसमें ऐड करके देख लेता हूँ। तो 1845 इसमें मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, और 8 7 15 और 1 16, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब मेरे पास कितना आएगा 5625, और इससे भी कुछ प्लस में रहेगा। तो एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। तो ये मेरा नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी ज्यादा ही 5625। तो ऑप्शन कौन सा बच गया मेरे पास, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 3, 5,805 रुपये। तो ये मेरा आंसर आएगा। और अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को रेट निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 5% बढ़ाना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, और फिर क्या आएगा, ये मेरा आंसर यही वाला आ जाएगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से निकालें तो क्या होगा, वो होगा 1 + r/100 और इसका स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा 21,780, और अपॉन में ये मेरा आ जाएगा 18,000। तो इधर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी रेट आ जाएगी 10%, और इसमें मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो फिर मैं 18,000 का 15% निकालूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 2700 पहले साल का, और दूसरे साल का कितना हो जाएगा 2700, और फिर इसका 15%, तो मेरे पास कितना आएगा 405 आएगा। तो ये दोनों का ऐड करूंगा तो ये मेरा 5400 हो गया, और इसमें मेरे को अभी 405 और ऐड करने हैं, तो मेरा कितना आ जाएगा 5805। तो प्रॉपर तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही 5% निकाल लेता हूँ तो एक साल का ये, फिर दूसरे साल का ये, और 45 इसमें भी लगेगा, तो सिंपली मैंने इसको ऐड किया तो ऑप्शन चेक किए तो एक ही ऑप्शन था इससे ज्यादा वाला, ये 5805। तो इस प्रोसेस को हम स्किप कर सकते हैं, और इधर से मेरे को आंसर मालूम चल जाता है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को दिया हुआ है कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में क्या है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा पेड़ है और ये वाली इसकी छाया है, मैंने इसको इधर से यहाँ मिला लिया। तो इसकी हाइट कितनी दी हुई मेरे को 30 दी हुई है, और इसकी जो छाया थी उसकी शेडो की लेंथ कितनी दी हुई है मेरे को 10√3, और ये वाला एंगल मेरे से पूछा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। तो अगर मैं इसको कट करूं तो इससे ये कट होके 3 पे आएगा, तो ये √3 इससे कट के आ जाएगा, तो ये इधर √3 बचेगा और इधर 1 बचेगा। अभी मेरे को मालूम है कि √3 के सामने कौन सा एंगल होता है 60 डिग्री होता है,
ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया होगी ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 का निवेश किया, उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत निकटतम रुपए तक कितना है। तो इधर मेरे को दिया हुआ है कि सी ने कितनी राशि निवेश की है? 8,000 रुपये। तो सी की कितनी? 8,000। अभी बी के बारे में क्या दिया हुआ है कि बी ने उससे 40% कम, मतलब इसका 60% बी ने निवेश किया है, तो ये कितना आ जाएगा? 4800 रुपये। और ए का क्या दिया हुआ है कि बी से 30% अधिक, तो इसका 130% मेरे पास कितना हो जाएगा? 13 8 104। तो ये आ जाएगा 4 10 13 चौक 52 और 10 62 और 1 0 6240। अभी तीनों का औसत पूछा उसने, तो तीनों का ऐड करके मैं 3 से डिवाइड करूं, या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ 3 से। तो ये कितना आएगा? 1600। इसको 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6 और 0, 3 8 24 और 0। इसको 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 6 18 और 3 7 21। तो सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि निकटतम रुपए में मेरे से इधर पूछा था। तो ऐड करके क्या आएगा मेरा? 7। यह आ जाएगा 8 6 14 का 4, 1 6 6 12 और 1 13 का 3, असल का 1, तो 2 और 2 4, 1 5 और 1 6। तो ये कितना है मेरे पास? 6,347 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया होगी यदि a क्यूब जमा b क्यूब इज इक्वल टू 218 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो 1 माइनस ए बी और उसका अंडर रूट, इसका मान हमें बताना है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये मेरे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, और इंटू में आ जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। तो a क्यूब जमा बी क्यूब मेरे को क्या दिया हुआ है? 218 इज इक्वल टू a प्लस बी क्या दिया हुआ है? 2, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 और माइनस 3ab। तो 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा? 2 1 2 0 9, तो 109 आया। तो अभी 4 को इधर लेके जाऊंगा तो कितना आएगा? 105 इज इक्वल टू माइनस 3ab। तो इधर से ab की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी निकल के? माइनस 35 आई ab की वैल्यू। तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ इधर से, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 35 और उसका रूट, मतलब क्या आया? अंडर रूट 36, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दिया हुआ कि 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है, शेष ठोस का आयतन 163 से ही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब पाया गया, गोले का व्यास सेंटीमीटर में क्या है? मतलब मेरे को एक घन दिया हुआ था जिसकी जो भुजा वो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका एक कितना हो जाएगा मेरे पास? 343, क्योंकि भुजा का क्यूब, और माइनस में अगर मैं करूं 163 1/3, इसको अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? जो गोला काटा गया है उसका वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। तो इसमें से मैं इसको माइनस कर देता हूँ 163 से ही 1/3 को, तो इक्वल टू किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब के। ये गोले का आयतन होता है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो कितना आएगा? 180, और 180 में से 1/3 में माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 179 और 2/3, तो प्लस में लिख लेता हूँ 2/3, तो इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4/3 पाई आर क्यूब के। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको पूरे को 3 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास? 537 और प्लस में 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब के। तो इधर से ये ऐड करके कितना आएगा? 539 और इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू 22/7 और इंटू में आर क्यूब। तो इसको 11 से कट करूंगा तो 11 दूनी 22, तो ये होगा 11 चौक 44 और 11 नीम 99। तो इधर से आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 7 इधर जाएगा, तो 7 अपॉन इधर 8 था अपॉन में, तो ये 2 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू मेरे पास आई 7/2। लेकिन उसने पूछा क्या है कि गोले का व्यास, मतलब डायमीटर मेरे से पूछा है। डायमीटर क्या होता है? 2r, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 2 से 2 कट गया, तो 2r की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि a d किलोमीटर चलने में b से 3 घंटे अधिक लेता है। तो लिख लेता हूँ a, इधर a है और इधर b है। मैं मान लेता हूँ ये t टाइम लेता है, तो ये d किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा? t + 3। अभी वो बोल रहा है कि यदि a अपनी चाल को 2 गुना कर देता है, तो a की मैं इधर लिख लेता हूँ, ये a है, इसकी स्पीड उसने डबल कर दी, तो मतलब 1 थी पहले, उसने 2 कर दी। तो टाइम के बारे में क्या हो जाएगा? तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा, तो वह इस दूरी को b से 1 घंटे कम समय में तय कर सकता है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो वही दूरी उसको तय करने में b से 1 घंटा कम लगता है।
तो बी से 1 घंटा कम करके कितना आएगा t-1। तो 1 और d किलोमीटर चलने में कितना समय घंटों में चाहिए। तो इधर डिफरेंस कितना है टाइम में, 4 घंटे का डिफरेंस है। और इधर कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है इधर दोनों में। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 4। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू पे मेरे पास है 8। तो वही उसने पूछा था कि 1 और d किलोमीटर चलने में कितना समय घंटों में चाहिए, तो उसको 8 घंटे चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ₹400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसने 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की। ग्राहक को वह वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है। मार्क प्राइस है ₹400। वो बोल रहा है कि 10% की छूट देता है, तो इसका 10% छूट देने के बाद ये क्या बचेगा, तो -40 करूंगा इसमें से, तो मेरे पास कितना बच जाएगा 360। और बोल रहा है कि उसको अतिरिक्त छूट दे दी क्षतिग्रस्त होने के कारण, तो इसका 10% कितना आएगा 36। ये और माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो मेरे पास कितना बचेगा 324। मतलब उसको वो वस्तु 324 में मिलेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। उसने दिया हुआ कि अगर मैं इसको 832 रुपए में बेचूं तो मेरे को उतना ही लाभ होगा कि जितना मेरे को 448 रुपए में बेचने पर हानि होती है। अगर मैं दोनों को ऐड करके और उसका हाफ कर देता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट सीपी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 832 और प्लस में 448। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12, तो 1280 आया। इसका हाफ कितना होगा 640, मतलब ये मेरा सीपी आया है। अभी बोल रहा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो इसका 10% कितना है 64। इसमें ऐड कर देता हूँ, ये मेरा कितना आ जाएगा 704 रुपये। तो ये उसका सेलिंग प्राइस आया। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि निम्नलिखित आकृति में MNO केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। यदि BC व्यास है और एंगल ABC = 42 डिग्री है, तो एंगल MAB का माप क्या है। तो हमें दिया हुआ है कि एंगल ABC, तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 42 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है MAB, तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो ये अर्धवृत्त में बना कौन है, क्योंकि BC व्यास है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल ABC में ये 42 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 48 डिग्री बचेगा। अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा, क्योंकि एक अंतर्वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 2 48 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 के दौरान एक संस्था के विभिन्न विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019 और 2020 में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 थी। तो 2019 में कितनी थी 2000 थी, और 2020 में कितनी थी 2400 थी। अभी उसने क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा कि 2019 और 2020 में मानविकी की ह्यूमैनिटीज का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ह्यूमैनिटीज इसमें कितना है 2019 में 21% है, और इधर कितना है इधर 19% है। तो इसका 2000 का 21% कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 420 इधर से। और इसका 19% कितना हो जाएगा 2400 का, 19 चौक 76, 6 7 19 दूनी 38 और 7 45, यह है मेरा 456। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 876, मतलब 876। और टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं 2000 और प्लस 2400, तो ये कितना हो गया 4400। और मेरे को परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 0 से 2 0 कट होंगे। इसको 4 से कट करूंगा तो कितना आएगा 11, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 निम 36। तो इसको कट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 एकम 11, तो 10 बचेगा, तो 109, 11 निम 99 और पॉइंट, तो 100 बच गया। तो 11 निम 99 और 11 एकम 11, तो मेरे पास आ जाएगा 19.91%। तो अपना ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 19.91। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगा कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो मेरे को सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 3 संख्याएं दी है, 1 2 और 3। क्या बताया हुआ है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है,
और तीसरी संख्या की 3/4 है। तो इसको अगर मैं 4 मान लेता हूँ तो 3/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अभी बोला उसने कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो ये मेरे पास 9 होगी, तो तभी इसका 1/3 3 आएगा। तो अभी तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया मेरे पास 9:3:4। तो अभी क्या दिया हुआ उसने, तीनों संख्याओं का औसत 112 है। तो टोटल कितना हो जाएगा जोड़ उनका, 112 गुना 3 हो जाएगा। तो इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 9 और 3 12, 12 और 4 16। तो 16 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, तो अपन में 16, तो 16 से 112, तो कितना आया 21। तो एक की वैल्यू 21 है। तो उसने सबसे छोटी संख्या पूछी है मेरे से, तो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली है। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 21×3 = 63, तो 63 आएगी सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया होगी, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 रुपये शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया था। तो प्रारंभिक राशि में उसकी 100 मान लेता हूँ, तो 100 हो जाएगी। और उसका 60% उसको लाभ हुआ, तो 60% इधर लिख लेता हूँ। तो इन दोनों को ऐड करके उसका 50% उसने दान कर दिया, तो उसके पास कितना बच गया, तो इसको ऐड करके 160, उसका 50% 80 उसने दान कर दिया, तो कितना बच गया, 80 बच गया। अब इस पे फिर 60% उसको लाभ होगा, तो 60% इस पे लाभ कितना होगा, 48। तो इसमें ऐड कर देता हूँ 48, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास 128 आ जाएगा। तो इसका फिर 50% वो दान कर देगा, इसका 50% कितना होगा, 64 होगा। तो 64 माइनस कर दिया तो कितना बच गया, 64 ही बच गया। तो इसका फिर 60% मेरे को लाभ होगा, तो इसका 10% कितना है, 6.4 है। और इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36 और 2.4, तो 38.4। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 38.4। इसको ऐड करके मेरे पास क्या आएगा, 4 पॉइंट क्या जाएगा 2, और ये आ जाएगा 6 3 और 1 10, 102.4। ये तीसरे साल के बाद है, तो उसमें से मतलब उसने 50% फिर दान कर दिया। तो ये कितना बच गया उसके पास, 51.2। और क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है कि 15,360, मतलब 51.2 इक्वल टू है मेरा 15,360 के इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट को इधर से हटा देता हूँ, तो इधर मैं एक 0 लगा लेता हूँ इसके नाम की, तो ये कितने पे कट होगा, अभी इसको 512 से अगर मैं कट करूँ तो ये मेरा कट होगा 3 पे, और 2 0 इधर आ जाएंगी। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 300। तो मैंने स्टार्टिंग में उसकी जो राशि थी वो कितनी ली थी, 100 ली थी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 0 इधर लगा देता हूँ तो 2 इधर भी आएंगी। तो शुरुआत में उसकी राशि कितनी थी, 3,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं दिया होगी, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि 2016 और 18 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात तथा 2014 और 2017 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात कितना है। तो 16 और 18, 16 इधर है मेरे पास, 18 इधर है। तो ए प्रकार की कार कौन सी है, ब्लू वाली है, तो 275, और ये मेरा होगा 300, तो कितना होगा 575। और रेशियो कि 2014 और 2017 में बी प्रकार की कार, 2014 इधर है और 17 इधर है, तो बी प्रकार की कार कौन सी है, ये 225 और 275, दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 500। इनका रेशियो मेरे को निकालना है, तो कितने पे कट होंगे, 25 पे, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, रेशियो 25 दूनी 50 और 0, तो मेरा है 23:20। ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ मेरा कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर 4, 23:20। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में मैं दिया हुआ कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है कि पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे अगर 6 से 7 इस घंटे में जितनी कार गुजरी और 7 से 8 में जो कार गुजरी, कि जो इनमें प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है या यहाँ पे प्रतिशत कमी हुई है, यहाँ पे भी कहीं पे भी, तो वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है। अभी इधर मेरे को देखने से पता चल रहा है कि 95 से 45 आ गया, मतलब सबसे ज्यादा कमी यहीं पे हुई है। कितने की कमी हुई है, 50 की कमी हुई है, कितने पे 95 पे, और इंटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में बताना है मेरे को।
तो 5 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा 10, तो ये 5 से कट करूंगा तो 19 आ जाएगा। तो अभी आ गया 1000/19। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 19 पंजे 95, 50 बच गया। 19 दूनी 38, तो कितना बच गया 12, तो एक जीरो आ जाएगी पॉइंट। 120, 19 छिका 114 और 6 60 आ जाएगा। तो 19 तिया 57, 52.63% इतने की कमी हुई है जो सबसे अधिकतम हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1, डिग्रीज ऑफ 52.63%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ कि यदि a = 60 डिग्री है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो एंगल a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो इधर अगर मैं a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा। और sin 30 कितना होता है 1/2। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 10 × 1/2, तो मेरे पास आ जाएगा 5 और प्लस। तो cos 60 मेरे पास कितना होता है 1/2, तो 8 × 1/2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में। तो इधर a की वैल्यू रख देता हूँ 60, तो ये कितना आ जाएगा sin 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 माइनस। तो अभी इधर 60 डिग्री पुट करूंगा तो cos 60 1/2, तो 12 × 1/2 कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 9/1, तो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 9 के। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया होगी यदि 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 = 0, और जो थीटा है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो हमें कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए मैं कोस थीटा को इधर से x मान लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 1 - x² और प्लस 4x - 4 = 0। इधर से इसको सोल्व करके क्या लिखूंगा 3 - 3x² प्लस 4x - 4 = 0। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ 3x² - 4x, तो ये 3 - 4 -1, तो +1 = 0। इस सभी टर्म को मैं इस तरफ ले गया। तो अभी इधर से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास मल्टीप्लाई तो 3 आना चाहिए और उनका ऐड मेरे पास आना चाहिए -4। तो ऐसे टुकड़े कौन से मेरे पास, तो मेरे पास है 1 और 3। तो x² के साथ क्या कोफिशिएंट है अभी 3 है, तो अपॉन में 3 कर देता हूँ और अपॉन में 3, और 1 और 3 मेरे को क्या लेने हैं माइनस के लेने हैं इधर, क्योंकि मेरे को इनकी मल्टीप्लाई तो +3 चाहिए और इनका जो एडिशन है वो मेरे को -4 चाहिए। तो इसको कट करूंगा तो क्या आएगा, ये इधर से -1 आ जाएगा। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आई, तो एक cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है 1, और इधर से cos थीटा की एक वैल्यू मेरे पास आई है 1/3, क्योंकि ये साइन थे इधर जाके प्लस में हो जाएंगे। ये कितने पे होती है 1 वैल्यू 0 डिग्री पे, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि उसने बोला कि 0 डिग्री से ज्यादा है थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा क्या है मेरे पास 1/3। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। इधर से मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, थीटा में ले लेता हूँ यहाँ पे है, तो इसमें cos थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3। तो ये वाली भुजा निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 9 में से 1 गया 8, तो हो जाएगी मेरी √8। तो इसमें मैं रख देता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इधर से क्या आएगा मेरा 3/√8 और उसका स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 9/8, और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इधर से क्या आएगा 1/√8 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/8। अगर ये दोनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 10/8, ये आ जाएगा मेरा 5/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया होगी 3 संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 8280 है, उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मतलब ये मेरे को एलसीएम दिया हुआ है और उन्होंने मेरे से HCF पूछा है, और जो 3 संख्याएं हैं उनका रेशियो मेरे को दिया हुआ है। तो मैं इनको संख्याओं को मान लेता हूँ, ये 3x, 8x, 15x, ये 3 संख्याएं मेरे पास। अगर इनका एलसीएम मैं लेता हूं तो क्या आएगा मेरे पास 120x, और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 8280, और ये जो x है ये क्या है मेरा HCF है, क्योंकि जो कॉमन टर्म होती है बड़ी से बड़ी वही मेरा HCF होता है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, 0 से 0 कट होगी, 12 से इसको कट करूंगा तो कितना आएगा 12 × 6 72 और 12 × 9 108। x की वैल्यू क्या है मेरे पास 69, और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा HCF भी होगा। तो वही उसने क्वेश्चन मेरे से पूछा था। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2 69। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दी होगी एक सब्जी विक्रेता 50 परिवारों के आवश्यक परिसर में सब्जियों की आपूर्ति करता है। किसी विशेष दिन को सब्जियों की बिक्री का ब्रेकअप पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि
आलू, टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात कितना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आलू, टमाटर और बीन्स कहाँ पे है। ये है आलू, इधर पोटैटोज, इधर है टमाटोज और इधर है बीन्स। इन तीनों का ऐड करके कितना आएगा, 8 और 15 150, 150 और 45 मेरे पास आ जाएगा 195। और रेशियो मेरे को निकालना भी किसके साथ, रेशियो प्याज और अन्य। तो इधर अनियंस है और अन्य कहाँ पे, अदर्स ये है। ये दोनों का ऐड करके कितना आएगा, 9 और 7 16, तो मेरा आ जाएगा 165। तो इसको मैं कितने से कट करता हूँ, 15 से। तो 15 एकम 15 और 15 थी 45 अनुपात, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, तो मेरा अनुपात आया 13:11। ऑप्शन देख लेता हूँ मेरा कौन सा है। तो मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें एक ये फंक्शन दिया हुआ है और इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ऊपर से सोल्व करना, ये वाली छोटी ब्रैकेट को। तो 5/8 माइनस 3/8, तो कितना बचेगा 2/8, और 3/8 माइनस 2/8 कितना आएगा 1/8। तो 3/8 माइनस 1/8 कितना आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2/8। 2/8 का मतलब क्या होता है 1/4। तो मैं लिख लेता हूँ इधर 1/4, और दिया हुआ है ऑफ 4.8, तो इंटू में 4.8 लिख लेता हूँ मैं, और माइनस में 0.9 और अपॉन में। इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो 4 से कट करूंगा तो कितना आएगा 1.2, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.3, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3/10। तो नीचे क्या आएगा सॉल्व करके, अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ पहले तो इसको और इसको, तो मेरे पास आ जाएगा 25/6, और डिवाइड बाई 2.5 है, तो इंटू में कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2.5। तो मैं इसको 2.5 को 25 लिख लेता हूँ, और पॉइंट को हटा के 0 ऊपर लिख देता हूँ, और इंटू ये मेरे पास आ जाएगा 2/10। इसको सॉल्व करूंगा अभी ऑफ को सॉल्व करके कितना आएगा 10 आएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/10, और प्लस में तो ये कितना 3/4 माइनस 1/8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6/8 लिख सकता हूँ। तो 6/8 माइनस 1/8, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5/8। तो अभी इसको कट करते हैं, तो 25 से 25 कट होगा, 10 से 10 कट होगा, इस 2 से ये 3 कट होगा, तो 2 3 6, तो कितना बच गया नीचे मेरे पास नीचे बच गया 1/30 और जमा में 5/8। इसको सोल्व करके कितना आएगा मेरे पास 150 और 8 158, और बटे में 240, तो मेरे पास आया 158/240, और ऊपर क्या था 3/10, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 240 और बटे में 158, तो 0 से 0 कट होगी। अब इसको 2 से कट करूंगा तो 2 से 12, तो 2 से कट करूंगा तो 2 7 14 और 2 9 18, तो मेरे पास कितना आया 36 अपॉन में 79। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3, 36/79। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि ट्राइंगल ABC में DE और F क्रमशः भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। कौन सी ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट ले लेता हूँ, इधर A है, इधर B है और इधर C है। अब इसने बोला कि DE और F भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे मेरा D पॉइंट आ जाएगा, इधर E पॉइंट आ जाएगा और इधर F पॉइंट आ जाएगा। ये तीनों को मैं मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक ट्राइंगल आ गई DEF। तो उसने दिया होगी यदि BC = 14.4, तो ये 14.4 दी हुई है पूरी भुजा। CA = 15.2, तो मेरे पास दी हुई है 15.2, और AB = 12.4 ये दी हुई है। तो उसने मेरे से पूछा कि ट्राइंगल DEF का परिमाप क्या है, तो इसमें क्या थेल्सफर में लग जाएगी, जो ये EF भुजा होगी तो ये BC क्या दी होगी, और DE भुजा AB क्या दी होगी, और DF भुजा AC क्या दी होगी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ तीनों को ऐड करके और ऑफ कर देता हूँ, या मैं ऐसा कर लेता हूँ ये तीनों को पहले ही ऑफ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ऐड करता हूँ। तो इसको ऑफ करके कितना आएगा 6.2, और ये मेरा आ जाएगा 7.2, और ये मेरा आ जाएगा 7.6। तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 6.2 7.2 और 7.6, ये मेरा हो जाएगा 7 और 7 14 और 6 20, 2 2 4 और 6 10, तो तीनों को ऐड करके मेरे पास आया 21। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इधर मेरे को दिया होगा कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरा 14 × 15, और 21 आदमी अगर उस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो अपॉन में 21 कर देता हूँ। तो इसको कट करके कितना आएगा 7 दूनी 14
7 या 21, 3 से कट होगा तो 5, तो कितना आ जाएगा 10। मतलब 21 आदमी उस काम को 10 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैं दिया होगी पी क्यू और आर एस एक ही वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित है। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी है? तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ये सेंटर ओ हो गया। अब इसने दिया कि पी क्यू और आर एस समानांतर जीवाएं हैं, एक ही तरफ है। ये है मेरी पी क्यू और ये इधर मैं मान लेता हूँ ये है आर एस, और ये आर हो गया, ये एस हो गया। इनकी लेंथ मेरे को दी हुई है 14 और 48। तो इसको मैं पहले इधर मिला लेता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ इस पे। तो इस पॉइंट को मान लेता हूँ ए है, ये मेरा बी पॉइंट है। इनके बीच की दूरी मेरे को 17 दी हुई है, तो इधर 17 है ए बी की लेंथ। तो आर एस पूरी कितनी है? 48 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 24 और 24 हो जाएगी। और पी क्यू कितनी है? 14 है, तो ये 7 और 7 हो जाएगी। तभी उसने मेरे से वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो मैं इसको ओ और आर को मिला लेता हूँ, ओ और पी को मिला लेता हूँ। तो ये जो दो ट्राइंगल बनेगी ना, ओ आर ए और ओ पी बी, ये दोनों की दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि अगर ये आर ए भुजा 24 है तो इधर तो 7 दी हुई है, तो ये वाली भुजा जो रहेगी ओ बी ये 24 होगी। अगर इधर 17 है तो ये कितनी बचेगी? ओ ए। इधर से 7 आई तो ये 7 ए 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी मेरी। तो रेडियस कितनी आई मेरे पास? रेडियस मेरे पास आई 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया हुआ कि माना कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के। तो मैं लिख लेता हूँ ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के। और क्या दिया हुआ हमें? ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल 121:64 है। तो इधर लिख लेता हूँ 121:64। तो ये एरिया का रेशियो है, तो भुजाओं का रेशियो क्या हो जाएगा? 11:8 हो जाएगा। तो अभी उसने क्या दिया होगा कि क्यू पी इजिकल टू 14.4 और पी आर इजिकल टू 12 और ए सी इजिकल टू 18। तो ए बी की लेंथ हमसे पूछी है, तो ए बी कहाँ पे है? इधर है। इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? क्यू पी। तो क्यू पी की लेंथ देख लेता हूँ कितनी है? 14.4। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 14.4 है, तो इसका कितना गुना हो गया? 1.8 गुना हो गया। तो 11 का 1.8 गुना कितना होगा? इंटू 1.8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 19.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में मैं दी होगी यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होते हैं। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान क्या है? तो मैं क्या करता हूँ, 5 की पावर 16 इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ और 5 की पावर 25 इसको भी 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 16। और इधर -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 25। -1 की पावर 16 इवन है तो क्या आ जाएगा? 1। और इधर -1 की पावर 25 है तो ये -1 आएगा। लेकिन जो शेषफल है वो कभी माइनस में तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया था ना वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो +6 करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 5 बचेगा। तो इधर से R1 मेरा कितना आया? 1 और इधर से R2 मेरा आया 5। तो क्वेश्चन में पूछा R1 प्लस R2 अपॉन R2, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 6 और अपॉन में R2 अपॉन में 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।